नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। एक, दो या तीन मुल्कों ने नहीं बल्कि कई अरब ममालिक ने और दीगर ममालिक ने भी इस बात पर अपनी बात कह दी है कि हिंदुस्तान में जो एक ख़ास जमात के जो कौमी तर्जुमान या दूसरे तर्जुमानों ने जो बयानबाजी की है, ये सीधे तौर पर अहानत रसूल है और पैगंबर इस्लाम की तौहीन इसे समझा जा सकता है। और इन तमाम मुल्कों ने, उनमें से कई मुल्कों ने ऐसा भी किया है कि भारतीय सफारतकार को उन्हें बुलाकर उन पर अपने एतराज़ात दर्ज किए हैं। एक के बाद एक कई मुल्कों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। इनमें कुवैत, बहरीन और इसके साथ साथ ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ओमान और कई ऐसे दूसरे ममालिक शामिल हैं। लेकिन भारत ने भी जवाब दिया है और भारत ने यह कहा है कि भारत की सरकार और भारत की हुकूमत जो है वो ऐसे किसी बयान या किसी भी शख्स का समर्थन नहीं करती या उसकी हिमायत नहीं करती जो किसी भी खास मजहब के बारे में कोई ऐसी बात करे या ऐसी बयानबाजी करे जिससे मजहबी जो जज्बात हैं उसे ठेस पहुंचती हो। तो भारत सरकार ने इसे साफ तौर पर क्लियर कर दिया है और भारत ने यह भी कहा है कि जो दो ऐसे लोग हैं जैसे नूपुर शर्मा जो बीजेपी की कौमी तर्जुमान थी और नवीन जिंदल, तो इनके बारे में ये मैसेज दे दिया गया उन मालिकों के इनके खिलाफ बीजेपी ने, चूंकि ये बीजेपी से जुड़े लीडर हैं, तो बीजेपी ने यानी पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है और नवीन जिंदल को बर्खास्त कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी की जो रुकनियत है इब्तदाई, उससे भी उन्हें महरूम कर दिया गया। तो सवाल अब ये है कि इस कदम पर कुछ मुल्कों ने और बल्कि कह लें कई मुल्कों ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी खड़े किए हैं। उनमें OIC भी शामिल है और कई दीगर ममालिक भी शामिल हैं और उसमें सरहदी मुल्क पाकिस्तान ने भी इस पर सवाल उठाया, हालांकि उसे भी भारत तरफ से खातिर खा जवाब दिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल इस बार ये है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं, अरब ममालिक, जहां पर अब इस तरह की एक मुहिम की शुरुआत होने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय मसनूआत हैं यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट किया जाए। ओमान में बाज़ाब्ता इसकी खबरें बहुत ज़्यादा गश्त कर रही हैं और कई जगहों से और दीगर अरब ममालिक से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये जो एक सफारती ताल्लुकात में थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि एक अनकंफर्टेबिलिटी जो पैदा हो गई है या थोड़ी सी नरमी के बजाय थोड़ी सी एक खटास आ गई है, तो ये भारत के लिए कितना अहम है मसला या नहीं है, और क्या इससे जो अरब ममालिक या दीगर मुल्कों में जो एक बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के शहरी रहते हैं, क्या उनके लिए कोई मुश्किल किसी तरह की पेश आ सकती है, और क्या जो कार्रवाई में जो भी ताखीर की जो बात कुछ मुबस्सिर कर रहे हैं, तो क्या ये एक वजह हुई है कि इस तरह से एक साथ रद्द अमल देखने को मिल रहा है। और इसी के नतीजे में जो कानपुर में जो कुछ हुआ वो भी सामने है लोगों के। कानपुर में भी वहाँ पर जो गवर्नेंस है, जो पुलिस इंतजामिया है, वो इसको टैकल करने की हर तरह से कोशिश कर रही है। जो वहाँ पर हालात तशद्दुद के बने उसके लिए जो मुलज़मीन हैं उनकी धरपकड़ का सिलसिला भी जारी है। तो हम खास तौर से इस पूरे मामले पर जो बैनुल अक़वामी रिश्तों में जो कुछ असर पड़ता है या पड़ता दिखाई पड़ रहा है उस पर बात करेंगे, किस तरह का असर पड़ सकता है और ये भारत के लिए क्या नए कुछ मसाइल सामने ला सकता है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर अखलाक आहान है जो फॉरेन एक्सपर्ट है, JNU से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद हैं, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ डॉक्टर अमित सिंह जुड़ चुके हैं और अंशुल अभिजीत भी जुड़ चुके हैं। कुछ एक मेहमान जो हमारे साथ बनी है वो जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का मैंने तारुफ करा दिया। अब मैं चाहूँगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर क्या राय रखते हैं हमारे माहिरीन। मैं प्रोफेसर खालिद आपके पास आना चाहूँगा, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, और ये जानना चाहता हूँ कि ये मसला क्या एक मतलब पॉलिटिकल है, सियासी मसला है, या उससे बढ़कर अब ये एक सफारती सतह तक पहुँच गया है, और क्या ये एक मुल्क के दाखिली मामले से होता हुआ अब जो आलमी मतलब सतह पर ये बड़ा मसला होता नजर आ रहा है। खालिद साहब। ये पहली बार नहीं हुआ है जी। कोरोना के दिनों में आपको याद होगा
किस तरह से उसको तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरह से एक कैंपेन यहाँ पर चलाया गया था, उसका असर भी उस वक्त अरब ममालिक में दिखाई दिया था और वहां से बहुत से रिएक्शन, बहुत से ट्वीट्स आए थे और बहुत से लोगों को नौकरी से भी निकाला गया था उस वक्त भी, जो उस समय वहां पर एक कैंपेन चला रहे थे, जिस तरह का कैंपेन इंडिया में भी चल रहा था। तो इसी तरह से ये उसी का एक सिलसिलावार कड़ी है। और ये जो अब अहानते रसूल हुई है, इसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि देखो, आपका कोई मस्जिद का झगड़ा है, आपका कोई अंदरूनी मामलात है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप रसूल जो सबके हैं और 50 से ज्यादा कंट्रीज जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो खास तौर पर, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मसला ही है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी पार्टी जिसकी मुल्क में सरकार है इंडिया में जी, और जो 130 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी का दावा करती, उसकी नुमाइंदा नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसा बयान करे तो पार्टी उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। खास इसीलिए वहां पर ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो माफी मांगे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्टली इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो इसको ये मानते हैं। अब देख, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, हमारी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, अरबों के साथ और इजराइल के साथ एक हम बैलेंस बना करके चल रहे हैं। अगर इस तरह की हरकत जारी रही तो अरबों के साथ जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जिसका असर जो है वो कई चीजों पर पड़ सकता है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, गैस ही नहीं, ऑयल ही नहीं, इसके अलावा हमारी जो रिमिटेंसेस वहां से आ रही हैं, हमारे जो लाखों वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उसका असर जो है वो पड़ सकता है। अब देखिए, इजिप्ट ने हमारी गंदम वापस कर दी है, टर्की ने हमारी गंदम वापस कर दी है। अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई इंडिया में अक्षय कुमार की, और उसको कुवैत में बैन कर दिया है। तो ये सिलसिला जो है ये थमने वाला नहीं है। लेकिन मोहम्मद खालिद साहब, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, क्या तुर्की ने, जिसका नाम अब तुर्की हो गया, तो क्या तुर्की और मिस्र, इन दोनों ममालिक ने वीट, गंदम यानी वीट का जो वापस किया है, तो क्या उसको आप इस मामले से जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, इस मामले से नहीं, वो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो हमारा एक सदियों से जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, अगर इन छोटी छोटी घटनाओं पे, ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, उसके पहले भी जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उससे हमारे रिश्ते इस पूरे खित्ते के साथ, जो मशरिक वस्ता का खित्ता है ये सारा, इसके साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे और ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जैसे अब देखिए, हमारे नायब सदर वहां पर गए हुए हैं और उसी दिन वहां पर ये सारा हो रहा है जी। ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा आने वाले दिनों में चैलेंज होगा। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर अमित सिंह के पास जाना चाहूंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अमित सिंह साहब, एक नहीं बल्कि कई मुल्कों से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और वहाँ भी सोशल मीडिया पे अब ये सब चीज़ें चर्चा का मौजू बनी हुई हैं कि इंडियन गुड्स का बायकॉट करो और ये करो वो करो फला फला। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त अभी खालिद साहब कह रहे थे, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कि इसके पहले बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो बिल्कुल इनर सर्कल के इशू लगते थे भारत के अंदर, लेकिन ये जो इशू ऐसा है जिससे बिलीफ सीधे तौर पर उन तमाम लोगों का जुड़ा है जो खुद को मतलब इस्लामिक फॉलोअर या मुस्लिम मुल्क कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई एक ऐसा मतलब ये इशू हो गया है जो थोड़ी देर के लिए जो डिप्लोमेसी है इन ममालिक के साथ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त अब चाहता है कि उस पर काम किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बात बता देना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं या इस्लामिक देशों में से कुछ देशों ने, जो अभी हाल ही में घटना चल रही है नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा जी के वक्तव्यों पर, तो उन्होंने अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का ऐसा मुल्क है जहां पे मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत का ही नाम आता है। तो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और उसकी वजह से
भारत में भी कुछ प्रोटेस्ट हुए, और चूंकि बाकी जो मुल्कों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है वो इस्लामिक मुल्क है, वो इस्लाम के माध्यम से ही चलते हैं, तो ये लाजमी सी बात है कि वो लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे ही। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत में ऐसा कुछ हुआ तो अरब मुल्कों ने या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने आवाज उठाई, लेकिन जब चाइना में शिंगशांग प्रोविंस में जो कंसंट्रेशन कैंप चलाए गए हैं या मुसलमानों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, तब ये सारी अरबियन कंट्रीज क्यों चुप हो जाती हैं, ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है। क्योंकि भारत पर आप बोल रहे हैं, आपको बोलना चाहिए, लेकिन चाइना पर भी अरब मुल्कों को बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने भी बोला, तो पाकिस्तान भी जब वहां पे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भारतीय सरकार भी रिएक्ट करती है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराती है। और आज भी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को बोला कि आपको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है। रही बात डिप्लोमेसी की या फिर कुछ आम मामलों में, कुछ ग्रुप है या फ्रिंज एलिमेंट है अरब में जो ये मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय चीजों का बहिष्कार करो, तो ये वहां की सरकार के माध्यम से नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही भारतीय सरकार और क्योंकि भारतीय सरकार ने बोला ये फ्रिंज एलिमेंट है, बीजेपी ने भी इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया, तो कतर ने और कुछ और मुल्कों ने भारत के इस कदम का स्वागत किया है। तो मुझे लगता है अब जरूरत से ज्यादा राजनीति हो रही है कि आउट ऑफ प्रपोर्शन इस इश्यू को भुनाया जा रहा है, जबकि उन मुल्कों ने स्वागत किया है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा या भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि आज के समय में अंतर्निर्भरता वाला विश्व है। बिल्कुल। तो नुकसान भारत को जो होगा वो अरब के मुल्कों को भी होगा। बिल्कुल। और जो प्रोफेसर साहब ने एक बात बोली कि कोविड के टाइम में भी कुछ हुआ था या तबलीगी जमात, तो सऊदी अरेबिया ने आज तबलीगी जमात से किनारा कर लिया है, उनका कोई वास्ता नहीं है तबलीगी जमात से। और कोविड में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, सऊदी अरब की भी हुई थी, इस वजह से लोगों की नौकरियां गई थी। तबलीगी जमात के साथ जो भी व्यवहार हुआ उस वजह से किसी को नौकरी नहीं से हटाया गया, क्योंकि काफी इंडस्ट्रियां बंद हुई थी, इसलिए लोग छुट्टी पर वापस भारत आना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी इन चीजों को देखने की जरूरत है। ठीक है, भारत ने जो कार्रवाई की, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मोहम्मद खालिद, क्या आप इस पर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं जो अभी अमित शाह ने कहा है? बात को लेकर के जिस तरह से एक एंटी मुस्लिम ट्रेंड चला था उस समय, उस वही ट्रेंड जो है वो अरब ममालिक में भी चला था, जिसका रिएक्शन उस वक्त भी आया था वहां के लीडरशिप्स या सेकंड रंग लीडरशिप या लोगों की तरफ से। दूसरी बात यह है कि जहां हम चाइना की बात करते हैं या पाकिस्तान की या इंडिया की बात करते हैं, एंटी मुस्लिम होना एक डिफरेंट चीज है, मुसलमानों को कटहरे में खड़े रखना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अहानत रसूल एक डिफरेंट चीज है। इसलिए दोनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, जो चाइना में हो रहा है हम सबको पता है, इंडिया में भी चाहे वो लव जिहाद के चक्कर में, चाहे आप देख लीजिए ये घर वापसी के चक्कर में या बीफ के मामले में, बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन वो एक इंटरनल मामला है। जब भी कोई बाहर से बात करता है हम कहते हैं नहीं आप, ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये जो रसूल की शान में गुस्ताखी है, इसकी रेपरकशन जो है पूरी वर्ल्ड में है, इसलिए ही वहां से रिएक्शन इतना, इसलिए ये मामला थोड़ा अलग सा है। अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंशुल अभिजीत साहब, आप अपोजिशन पार्टी है मरकज में और आपकी पार्टी ने एक लंबा वक्त जो है वो इक़्तिदार में भी रहने का तजुर्बा हासिल है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस पूरे इशू पे जो अभी है, और इससे पहले हाल के दिनों में ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 8-10 मुल्कों ने जो है कुछ अपनी नाराजगी जताई हो, लेकिन इस बार मामला थोड़ा मुख्तलिफ क्या आपको लग रहा है? कहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन पहले के मुकाबले थोड़ी अलग है?
बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हम इस बात पे बहस कर रहे हैं। अभी हमें बहस करनी चाहिए थी महंगाई पे, बेरोजगारी पे और चीजों पे बहस करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ऐसा माहौल बन गया है कि हम ऐसी बात पे बहस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी इस मुल्क में जो कीमती चीजें हैं यहां पर, जिनको हम कीमती समझते हैं, हमारी जो जमहूरियत है, हमारी जो ये एकता है, जो विभिन्नता है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जो रस्म रिवाज है, जो हमारी रिवायतें हैं, जो मजहबों का एहतराम है, वो सब दांव पे लगा दिया गया है एक वक्तव्य के बाद। और इसलिए दुनिया भर में यहां पर एक तरह से क्रिटिसिज्म आ रहा है। ये मत भूलिएगा, ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम की एक खासियत है कि उसका एक उम्मा होता है, दुनिया भर में एक समुदाय होता है, तो जुड़ा रहता है, जो अल्लाह है, जो उनके पैगंबर हैं, उनकी बातों से वो जुड़ा रहता है। तो अगर कोई कहेगा गुस्ताखी इस तरह से इंसल्टिंग, ऐसे इस तरह की चीजें, तो दुनिया भर में इसका असर फैलेगा। ये हम देख चुके हैं पिछले 10 साल में, 20 साल पहले, 30 साल पहले ये सिलसिला चला आ रहा है और दुनिया भर में इसका असर पड़ता है। तो इसलिए ये अलग है। जो सियासी बातें हैं यहां पर वो चल रही हैं बहुत दिनों से, क्योंकि भाजपा की जो सियासत है वो नफरत पे, वो जहर पे, वो ध्रुवीकरण पे आधारित है। तो ये चलती जा रही है और बहुत सारे वक्तव्य पहले आ चुके हैं जो इस्लामोफोबिक जिनको कह सकते हैं। ये अलग है, वो इस्लामोफोबिक वक्तव्य जैसे मंदिर, मस्जिद, शमशान और फिर और चीजें 80-20 बुलडोजर, वो हम देखते आ रहे हैं। ये सियासत में चलता आ रहा है और क्योंकि उनके बाद चुनाव वो जीतते जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की सियासत ठीक है, हमें करनी चाहिए, आगे भी ऐसे होगा। लेकिन ये यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिसके बहुत एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं, ये हमारी जो तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है। और ये मत भूलिएगा कि दुनिया की सिर्फ मुसलमानों को इससे ठेक पहुंचा है। जो गैर मुस्लिम है इस मुल्क के, मेरे जैसे, बहुत भारी चोट पड़ी है। तो ये बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक कल्मिनेशन है जो हो रहा है, जो नफरत फैली जा रही, जो जहर घोला जा रहा है, इस तरह का पोलराइजेशन जो होला जा रहा है, उसका एक कल्मिनेशन हुआ जिसके ये तर्जुमान समझ सकते थे कि वो ऐसी बात कह सके और फिर वो यहां पर और कोई इसका रिपरकशन नहीं होगा, दुनिया भर में कोई आलोचना नहीं होगी। तो ये जो हिम्मत आई है, तो ये तो भाजपा ही ने दी है, उनकी सियासत ने दी है। तो ये बहुत ही ज्यादा अभिजीत साहब, ये पार्टी का ही तो फिर फैसला है कि पार्टी ने जो कौमी तर्जुमान उनको सस्पेंड करती है, पार्टी दिल्ली बीजेपी की मीडिया सेल उनको जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी हटा देती है नवीन जिंदल साहब को। तो सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी ने तो यहां पर एक्शन लिया है और इस एक्शन पे कुछ देशों ने, जिन्होंने सवाल उठाया था, उन्होंने इत्मीनान भी जाहिर किया है। तो क्या यह काफी नहीं है? कितने दिन बाद किया है? प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया? जो बड़े बड़े इस इधर के सियासतदान है इस पार्टी के, जो बार बार ऐसे पोलराइजिंग कमेंट्स और वक्तव्य इनका चलता आ रहा था, उन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? और कितने दिन बाद ये इनका रिएक्शन आया है? पहले तो क्या कर रहे थे इस दिन पहले? और फिर जब बाहर से दबाव पड़ा, जो जैसे कुवैत ने, यहां पर आप जानते हैं राष्ट्रपति कुवैत गए हुए हैं, उनका कुवैत का, कतर का सारा दौरा दांव पे लग गया है, खतरे में है इस वजह से। तो जब वहां से यहां पर टिप्पणी आई, वहां पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और देशों OIC ने, जब ये इस्लामिक कंट्रीज ने यहां पर कहा कि ये क्या हो रहा है, उस समय इस सरकार ने ये समझा कि नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये तो हमने आग बहुत ज्यादा लगाई थी, लेकिन ये तो बहुत हो गया, अब ये तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये आप नहीं समझिए कि मामला खत्म हो गया है। तो मैं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस हमारी कूटनीति में। अच्छा, अब मैं इधर से आता हूं। आप मानते हैं कि कुछ, आप कहते हैं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ का कहना है कि ये नुकसान वक्ती तौर पर थोड़ा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं इसी सवाल को सबके पास लेके जाऊंगा, लेकिन अंशुल जी आपके पास, क्योंकि मैं अभी आया हुआ हूं, कि अगर आपको लगता है कि नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी नीतियां बदलनी होंगी। आपकी जो आदतें हैं, ये जो आप ध्रुवीकरण बार बार कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद का मसला बार बार उठा रहे हैं, अभी भी जो भाजपा के जो तर्जुमान जो टीवी पे आ रहे हैं इस हादसे के बाद, वो भी ये कह रहे हैं कि किसी तरह वो चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह संपूर्ण रूप से निंदा ना करें।
तो ये तो सिलसिला जारी है। जब तक अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को ये पार्टी बदलेगी नहीं, तो ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती रहेगी, या तो कोई और तर्जुमान हो। अमित सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुछ जो सिफारती ताल्लुकात है थोड़े हद तक या थोड़े अरसे के लिए इसका असर कुछ पड़ता नजर आ रहा हो, और ओमान से तो एक कई ऐसे ट्वीट्स मैं देख रहा था, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मतलब कुछ इस तरह की बातें हैं, गश्त कर रही हैं कि अब नौकरी पर वहां किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अगर थोड़ी बहुत भरपाई करना है तो कैसे करना होगा। एक तो साफ संदेश मिला कि इन दोनों तर्जुमानों को, एक को सस्पेंड किया गया, एक को बर्खास्त किया गया, तो ये एक तो संदेश ये है, क्या इतना काफी है? देखिए, उसके बाद क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट हूं, तो फिलहाल तो सरकार ने अपनी तरफ से जो किया है फिलहाल काफ़ी है, और जो हमारे राजदूत हैं, राजनयिक हैं, वो डिप्लोमेसी के तहत पूरे मामले को डील कर रहे हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अब उन कंट्रीज में जो वहाँ के राजनयिक हैं या जो नेता हैं, उनको किस तरीके से कन्विंस करेंगे। और रही बात, हर मुल्कों में इस तरह के ट्विटर अकाउंट होते हैं जिसमें आधे से ज्यादा फेक भी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं सरकारों को कि जो भारतीय हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन ये भी बात सच है कि आप कितने भारतीयों को निकालेंगे और उसके बाद आप किनको रखेंगे, क्योंकि वहां पे इतने सारे भारतीय हैं कि अगर आप सबको निकालने पर आ जाएंगे तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। या मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, देखिए, कोई निकाले ना निकाले, जैसा आपने पहले बता दिया कि ये एक दूसरे पर निर्भर और डिपेंडेंसी वाला दौर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा मोड़ जब आ जाता है तो थोड़ा फिक्र तो बढ़ती है ना। ये मुमकिन नहीं है कि भारत अपने यहां से किसी देश के सारे लोगों को निकाल दे, या कोई दूसरा देश अपने यहां से भारत के लोगों को निकाल दे। पैगंबर मोहम्मद का वहां पे अपमान हुआ, तो उसके बाद भी सऊदी अरेबियन के देशों ने काउंटर किया था, लेकिन क्या आज फ्रांस के साथ पूरे संबंध खत्म हो गए? ऐसा नहीं है जी। इसलिए कुछ चीजें समय के साथ आती हैं, सरकार एक्शन ले रही है। फ्रांस ने अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछूंगा अभय सिंह साहब, ये दो जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, इनको पार्टी से निकाला गया है, तो इस कदम को आप सरकार का कदम मानेंगे या पार्टी का कदम मानेंगे? किसका कदम है ये किसी तरह से की कार्रवाई? क्योंकि भाजपा लेड गवर्नमेंट है एनडीए का, और भाजपा ने इन लोगों को निकाला है, तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ही निकाला है, क्योंकि सरकार भी यही लोग चला रहे हैं, और इसी वजह से तो शायद इसलिए ज्यादा गुस्सा लोगों में है कि सरकार यही लोग चला रहे हैं और इन्हीं लोगों की तरफ से किसी ने यह बयान दे दिया। जी, और उसमें ऐसा भी होता है, जैसे पार्टी में 10 तरीके के लोग होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने भी एक ट्वीट किया था जो कि सिखों के खिलाफ था कि जब बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिल जाती है। जी बिल्कुल, बात समझ में आ गई। डॉक्टर मोहम्मद खालिद, ये जो मेरा सवाल अब ये है कि ये अगर इसको तो हम डैमेज तो मान रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दिख रहा है कि डैमेज मतलब जैसा एक सिचुएशन है, और इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं, बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है दूसरे मुल्कों को कि हमने क्या एक्शन लिया। लेकिन क्या ये डैमेज कंट्रोल काफी है, और या फिर और स्टेप्स लिए जाने होंगे? और इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं जो दोनों तर्जुमानों को, एक को बर्खास्त किया गया, एक को मुअत्तल किया गया? क्या ये इसे मतलब गवर्नमेंट टेकन एक्शन माना जाएगा या पार्टी का टेकन एक्शन माना जाएगा? देखो, ऐसा है कि जहां तक तो इन दोनों को निकालने का सवाल है या सस्पेंड करने का सवाल है, अगर सरकार को इसका अंदाजा होता कि ये डैमेज काफी जबरदस्त है तो उसी दिन इस पर एक्शन हो जाता। एक्शन उस वक्त शुरू हुआ है जब सरकार के ऊपर बाहर से प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। अंदर का प्रेशर तो ये सरकार समझती कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से जब प्रेशर पड़ने लगा, जब बाहर पर ट्रेंड करने लगे, वहां पर हैशटैग जो है इंडियन गुड्स का बाइकआउट और ये सारा कुछ होने लगा, तब हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ये एक्शन पार्टी का है, सरकार का नहीं है। सरकार का
बिला वास्ता है, बिल वास्ता नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के स्पोक्समैन थे, वो डायरेक्ट नहीं है। देखो सरकार, वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, सरकार के स्पोक्स पर्सन नहीं थे। अगर कोई मंत्री ये बयान देता तो सरकार का होता जी, तो इसलिए पार्टी ने उनको निकाल दिया। दबाव जो है सरकार पर बाहर से पड़ा, सरकार ने पार्टी, क्योंकि उसी पार्टी की सरकार है, तो उनको वो निकाल दिया। दूसरी चीज ये है कि क्या ये काफी है, क्या ये काफी? इस चीज के ऊपर, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वो ममालिक जिन्होंने इसके ऊपर आपत्ति की है, क्वेश्चन किया है और जिन्होंने इतराज जाहिर किया है, क्या वो इससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, क्या बिल्कुल, यही एक अहम सवाल है, क्या वो सेटिस्फाइड हैं? उनके तरफ से सेटिस्फैक्टरी आंसर अगर तमाम की तरफ से आ जाता है तो ये लगेगा कि हाँ, ये डैमेज जो है वो कंट्रोल में आ गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। बातें होती रहेंगी, लेकिन बात इस तरह की हो कि बात बन जाए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।